क्यों नहीं आ रही इसमें? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपका चैप्टर है क्लास 10th का। आपको जैसे 8 क्लास में 7th क्लास में दोनों क्लास में आपने अच्छी तरह से पढ़ा होगा लाइट का रिफ्लेक्शन क्या होता है, इंसिडेंस ऑफ रे क्या होता है, ये सब आप जानते हो। प्रकाश का आपतन और परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, ये पूरा चैप्टर उसी के ऊपर है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज नीडेड टू सी थिंग्स अराउंड अस। लाइट एक एनर्जी के फॉर्म में होता है, लाइट भी एक एनर्जी है। तभी तो धूप में कोई चीज अगर हम करें तो कागज जल जाता है, धूप से सोलर पैनल पे पड़ता है तो बैटरी चार्ज हो जाती है, एनर्जी। और लाइट, किसी भी चीज को देखने के लिए लाइट की हमें जरूरत होती है। पता है ऐसा क्यों? आप किसी चीज को कब देख सकते हो? मैं कहूं कि मैं आपको देख पा रहा हूं, आप मुझे देख पा रहे हो, तो क्यों देख पा रहे हैं जी? छोटे बच्चों की तरह। लाइट का क्या? ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, आप किसी भी चीज को इसलिए देख पाते हो, आंखों का तो बात ठीक है, आंखों का मैकेनिज्म रहने दो अपनी जगह, वो तो हमें जानते हैं। हमारी आंखें किसी भी चीज को क्यों देख पाती है? इसलिए देख पाती है क्योंकि प्रकाश या लाइट उससे टकरा करके लौटती है, मतलब परावर्तित होती है, रिफ्लेक्ट होती है। मुझ पे वो लाइट पड़ रही है और टकरा के लौट रही है, इसीलिए आप देख पा रहे हो। आपको पता है मैं इनविजिबल कब हो जाऊंगा, अदृश्य, मिस्टर इंडिया टाइप? बिल्कुल पता है किस तरह से? या तो जो मेरे पे लाइट पड़ रही है टोटल का टोटल में एब्जॉर्ब कर लो, पूरा का पूरा अवशोषित कर लो, सब लो, लाइट हमसे टकराए और मेरे में ही रह जाए, कहीं जाए ही नहीं, तब आप मुझे नहीं देख पाओगे। या लाइट मुझ पे पड़े और आर पार लाइट निकल जाए, आत्मा होती है ना वो जो फिल्मों में भूत प्रेत दिखाते। ऋतिक रोशन को घर पे रहने दीजिए, ये जैसे कांच देखिए, अब अभी तो पर्दा लगा है, अब आप देखो इसके आर पार आपको दिख रहा है? बिल्कुल। मैं आपको बताऊं 2016 की कहानी है, M2K तो देखा, सॉरी क्या नाम है वो, सिटी सेंटर मॉल, यही होंगे आप लोग। तो मैं नया नया, मैंने दिल्ली तो आया बहुत दिन हो गया था, मॉल में पहली पहली बार गया था, तो कांच लगा रखा था जिससे नहीं होता है मॉल में पूरा, और वो इतनी बड़ी कांच थी ना कि बिल्कुल वो दिखाई नहीं दिया। अब तो हम जैसे घुस रहे थे ना, दुम, मैं चक्कर आया, क्या हुआ अचानक समझ में नहीं आया कुछ, क्या है ये, अरे ये तो कांच है। जैसे कभी कभी हो जाता है ना ऐसा, क्यों? वो चीज हमें नहीं दिखी क्योंकि लाइट बिल्कुल आर पार हो गई, इतना पॉलिश कांच था, क्योंकि वहां पता है ना हमेशा सफाई करते रहते हैं। अब हमारे पर तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं, हम तो कभी कपड़ा भी नहीं मारते। ठीक है, तो कहने का मतलब किसी भी चीज को देखने के लिए दो चीजों का जरूरी है, पहला तो लाइट और दूसरा लाइट का रिफ्लेक्शन। अगर लाइट टकरा के लौटेगी नहीं, आप देखेंगे नहीं। ठीक है, आपको इस चम्मच पे भी अपनी शक्ल थोड़ी बहुत नहीं रहेगी ना, तो थोड़ी बहुत शक्ल दिखेगी, धुंधली दिख रही। ठीक है, अगर आप मिरर के सामने जाएंगे, आईने के सामने, जैसे आप हो बिल्कुल हूबहू दिखोगे। ठीक है, तो आप ये बताइए कि टाइल्स पे या किसी भी इसमें स्टील पे या किसी भी चीज पे भी हमें अपनी इमेज दिखती है, लेकिन आईने में ही पूरी साफ क्यों दिखती है पता है आपको? क्योंकि टोटली रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। जितना लाइट पड़ रहा है आप पर, लाइट पड़ी, अब खुद सोचिए, अंधेरे कमरे में आईने में आप दिखेंगे, अपने आप को देख पाएंगे? क्योंकि सोर्स ऑफ लाइट आप पर पड़ेगी नहीं और टकरा करके उसमें जाएगी और फिर उससे टकरा करके लौटेगी। जब आईने में कोई भी लाइट जाती है तो 100 का 100 अप्रोक्सीमेट लगभग टोटल लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। इसीलिए प्लेन मिरर पे ये जो आईना हम लोग लगाते हैं मिरर, उसमें पूरा साफ का साफ हमारी छवि इमेज दिखती है। क्लियर है? एक सेकंड,
देखो बेटा, उसके बाद light enable us to see object from which it comes or from which it is reflected. हमें दो चीजें दिखाई देती हैं, या तो जिससे लाइट निकल रही है आप उसको देख लो, और नहीं तो या तो लाइट जिस पे पड़ रही है और टकरा के, आपके अंदर से लाइट नहीं आ रही फिर भी हम आपको देख पा रहे हैं, मेरे अंदर आई एम नॉट अ सोर्स ऑफ लाइट, मैं सोर्स ऑफ लाइट तो नहीं हूं, लेकिन फिर भी आप हमको देख रहे हैं। कोई चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपको दिखती है और वो सोर्स ऑफ लाइट नहीं है, मतलब कि प्रकाश का स्रोत नहीं है, तो आपको तभी दिख पा रही है वो चीज क्योंकि उस पे लाइट पड़ के परावर्तित हो रही है या रिफ्लेक्ट हो रही है। दो चीजें दिख सकती है, सोर्स ऑफ लाइट, लाइट वहां से निकल रही सीधे हम उसको देख लिए, वो दिखेगी आपको। सूरज से जो प्रकाश आता है इससे नहीं, उससे हम उसको देख पाते हैं क्योंकि सोर्स ऑफ लाइट है, और इस सूरज को हम इसलिए देख पाते हैं क्योंकि लाइट इस पर टकरा रही है और रिफ्लेक्ट हो रही है। समझ में आ रहा है? The object like the sun, other stars, electric bulb, tube light, torch, candle and fire etc. which emit their own light are called luminous objects. तो पता ही बचपन में पढ़ा होगा, जो अपनी लाइट खुद बना देते हैं, जिनसे खुद ब खुद सोर्स ऑफ लाइट आती है। ट्यूबलाइट आर्टिफिशियल या नेचुरल, इट डजंट मैटर। अब देखिएगा, जो भी स्टार रात को आपको दिखता है उसकी अपनी लाइट होती है, ठीक है। उसके बाद जो सन दिखता है वो उसकी अपनी लाइट है। इस इलेक्ट्रिक बल्ब की या सीएफएल की भी अपनी लाइट नहीं, मून की और प्लेनेट पे सन की लाइट पड़ती है, टकरा के लौटती है, इसलिए उसको नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहा जाएगा। याद रखिएगा, नॉन ल्यूमिनस, जिसका अपना खुद का प्रकाश होता है, ठीक है, उसको ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं, और जिसमें दूसरे का प्रकाश लेके रिफ्लेक्ट होकर के आता है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहेंगे। मून तो हर बार क्वेश्चन में आएगा, मून इज ए ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अब नॉन ल्यूमिनस लगाएंगे, क्लियर है? नॉन ल्यूमिनस जी, ल्यूमिनस है बेटा, कैंडल बोला ना हमने, बिल्कुल कैंडल या जो दिया है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। देखिए, light, sorry, those object which do not emit light themselves but only reflect the light which falls on them are called non-luminous object. जिसकी अपनी लाइट नहीं होती, दूसरी सोर्स ऑफ लाइट के पड़ने से रिफ्लेक्ट करके, मतलब परावर्तित करके भेजता है, तो उसको नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहेंगे। आपने, हाँ, मून, डायमंड की अपनी लाइट नहीं होती, उस पर लाइट पड़ेगी तो रिफ्लेक्ट। कांच देखते हैं, हमने कोई वॉच पहन रखी हो या कभी लाइट पड़ती है या कोई साइड मिरर पे लाइट पड़ती है तो टकरा के आंखों में चमकता है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होगा वो, ठीक। नहीं, मैग्नीफाइंग ग्लास नहीं, क्योंकि बेटा लाइट पड़ के टकराएगी नहीं ना उसमें से, आर पार हो जाएगी, तो फिर रिफ्लेक्ट कैसे? इसमें वही बात कर रहे हैं ना, शीशे की बात हो रही है। लेकिन अगर आप आईने को रखोगे तो नहीं, ये हमारा जो ग्लास ही चश्मा ये नहीं चमकेगा क्योंकि इसके आर पार लाइट हो जाती है। मिरर को रखेंगे तो ठीक है, मतलब क्योंकि एक साइड तो पूरा पेंट किया रहता है और नहीं तो गत्ता लगा हुआ रहता है जी। हाँ, तो मतलब कि ऐसा एंगल बना क्योंकि इससे अंदर जो लाइट जा रही है ना, मेरे फेस या आईज पे टकरा रही है और फिर अंदर से टकरा के लौट रही है, इसलिए ऐसा। अब नहीं चमक रहा, अभी भी चमक रहा है, स्पेशल चश्मा, अब हम इसके लिए कुछ नहीं कर सकते। मतलब एंगल ऑफ लाइट ऐसा बन रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा है ना कि इसलिए आपको ऐसा एहसास होता है। देखिए, सो यहां तक समझ में आपको? ये सब 7th 8th क्लास के बच्चे हमारे जानते हैं। अभी 17-18 पाइप है इसके लिए ऑब्जेक्टिव सुन रहे थे। मैंने कहा था कि आप लोग को 7th को पढ़ाया, 8th को, और जो आपको पढ़ा रहे हैं ना ये तो ज्ञानी हो गए वो, बस ये बात है उनको बताना नहीं आता।
वी कैन सी द नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बिकॉज दे रिफ्लेक्ट लाइट। वही मैंने बोला, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट तो खुद ही लाइट ऑफ सोर्स ऑफ लाइट है तो ऐसे दिख ही जाता है, और नॉन ल्यूमिनस कैसे दिखता है, क्योंकि लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, मून हमें इसलिए दिखता है क्योंकि सन की लाइट उस पर गई और टकरा के लौटी हम तक। ठीक है ना, नहीं समझ में आएगा तो बोलिएगा। लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, ये भी कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। लाइट हमेशा सीधी लाइन में ट्रेवल करता है, वो कभी मुड़ता उड़ता नहीं। बोलिए। हाँ बिल्कुल सर्कुलर। नहीं नहीं नहीं, या इट्स फैक्ट, सन ही नहीं, जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज होती है मोस्टली वो सर्कुलर ही है। और आपको, आपने कभी सोचा कि ये सारे प्लैनेट्स, ये सन और ये गोली क्यों है? हाँ नहीं, क्वेश्चन आया, पता है क्यों? क्योंकि वो रोटेट करते रहते हैं, सॉरी रिवॉल्व करते रहते हैं। जो जितने भी स्टार्स होते हैं वो ब्लैक होल जिस गैलेक्सी में होते हैं उसके सेंटर में ब्लैक होल होता है, उस ब्लैक होल के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। सन भी रिवॉल्व करता है ब्लैक होल के। इसलिए जब सर्कुलर मोशन में कोई चीज रिवॉल्व करती है ना, तो वो उसका जो शेप होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होती है ना, कौन, आप कैसे देख पाओगे? 250 करोड़ सालों में ब्लैक होल का पूरा एक चक्कर सन लगाता है। ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए यहां तक समझ गए नेचर ऑफ लाइट क्या है। देखिए अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी जो है उसके हिसाब से लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लाइट जो है अपने अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रखता है। एक सेकेंड, अब मैं आपको रिकॉर्ड करके दूंगा, बस मेरे को देखिए। अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ लाइट। लाइट का नेचर होता कैसा है? अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी के अकॉर्डिंगली हम जानते हैं कि लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, विद्युत चुंबकीय, याद रखिएगा, लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगे, which do not require a material or medium like solid, liquid or gas for their propagation. लाइट, अब मेरी बात सुनिए, आज मैं साउंड चैप्टर क्लास 8 को करा रहा हूं, तो आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं, हमारी आवाज आप तक जा रही है, उन्हें कोई मीडियम तो है, ठीक है, एयर, बिल्कुल। इसमें अगर आप यहां कान लगा के सुनो तो आपको सुनाई पड़ेगा, ये सॉलिड हो गया। और लिक्विड बेटा पत्थर मारते हैं। तो मैं आपको बता दूं एक छोटी सी बात, एयर में 384 मीटर पर सेकेंड साउंड की स्पीड होती है। एयर में 384 मीटर, 384 कदम चलोगे तो 1 मीटर, 1 कदम के बराबर 1 मीटर होता है, एक स्टेप। लिक्विड के अंदर 1500 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगर यहाँ पत्थर कस के मारते हैं तो 1500 मीटर तक, मतलब 1.5 किलोमीटर, ठीक है, 1.5 किलोमीटर तक वो साउंड की वेव चली जाएगी एयर में। और 5000 मीटर मतलब 5 किलोमीटर दूर तक सॉलिड में सुनाई पड़ेगी साउंड वेव्स 1 सेकेंड, ठीक है। और उसका सबसे अच्छा एग्जांपल है जो रेलवे ट्रैक पटरियां लगी होती है ना लोहे की, अगर वहां कोई चीज कस के एक हथौड़ा मारा जाए और 5 किलोमीटर दूर से भी सुनाई पड़ जाएगी वो वाइब्रेशन। जी बेटा, नहीं वो तो ट्रेन की वो जो आवाज है ना, और वो तो दूसरी है, वो तो उसका हॉर्न होता है। हाँ, तो पटरी पे अगर कान लगाए ना तो 5 किलोमीटर दूर भी ट्रेन होगी तब आपको वाइब्रेशन सुनाई पड़ जाएगी। वो तो बहुत ज्यादा नजदीक आएगी तब तो ट्रेन, 5 किलोमीटर दूर रहेगी तो यहाँ पत्थर कैसे लेगा? मेरी बात सुनो, मैंने साउंड का आपको एग्जांपल इसलिए दिया
क्योंकि साउंड को मीडियम की जरूरत होती है। मून पर आज ही मैंने पढ़ा है जी बेटे, हाँ बिल्कुल, पहिए जो बने होते हैं वो भी है। पहिया जो होता है ना वो इसी शेप में होता है कि उस पर टिका हुआ रहता है, पहली बात। और दूसरा, इसी पे टिके होने का कारण ये है कि उसका वेट, मास बहुत ज्यादा होता है ट्रेन पे, समझ रहे ना, बहुत ज्यादा वेट होता है। कम वेट रहे ना तो इधर उधर हिल भी जाए, ऐसे नहीं होगा। अब देखो, अगर मून पर हम और आप खड़े हैं, एस्ट्रोनॉट खड़े हैं, तो जैसे हम और आपसे बात कर रहे हैं वहां सुनाई नहीं पड़ेगा। आपको पता ही क्यों नहीं, एयर नहीं है, सिंपल सी बात है। तो वहां पर एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करते हैं? भैया साइंस बताओ, किस मीडियम से वो बात करते हैं? माइक्रोफोन में क्या मीडियम होता है? रेडियो वेव्स, याद रखिएगा, वहां पर रेडियो वेव्स में बात होती है। मेरी बात समझने की कोशिश करिए। रेडियो वेव्स में इसलिए वहां कम्युनिकेट कर पाते हैं क्योंकि देयर विल बी नोन एनी नीड ऑफ मीडियम फॉर रेडियो वेव्स। रेडियो वेव के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत ही नहीं, ना तो सॉलिड की जरूरत है, ना तो लिक्विड की जरूरत है, ना तो गैस की जरूरत है। ठीक है, वो वैक्यूम में भी हो सकता है, वो अपना खुद ब खुद चलता है। तो लाइट की अगर बात करें, प्रूफ भी हम दे देते हैं, लाइट को किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। सन की लाइट हम तक आती है, और आपको पता है कि ऊपर तो आउटर स्पेस में तो वैक्यूम है, कुछ तो है नहीं, ना तो एयर है, ना तो वाटर है, ना लिक्विड है। हम तक आती है लाइट ना, सन की लाइट कितने देर में आती है? सन की लाइट हम तक, हाँ मिनट, 8 मिनट और 20 सेकंड में आ जाती है। और पता है, इसी के हिसाब से लाइट की स्पीड हम लोगों ने कैलकुलेट की। उस जितना टाइम उसको वहां से यहाँ आने में लगता है, उसी हिसाब से लाइट की स्पीड हमने कैलकुलेट कर ली। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड का गैप हुआ ना, लाइट 3 लाख किलोमीटर चली गई। अभी अर्थ पर लाइट की स्पीड से ज्यादा स्पीड किसी भी चीज में है ही नहीं। जिस दिन हमने लाइट की स्पीड से ज्यादा स्पीड की कोई भी चीज, टेक्नोलॉजी खोज ली, उसी दिन हम लोग टाइम मशीन में चले जाएंगे। टाइम मशीन उसी दिन बन जाएगा। और ये फिल्मों की कहानी नहीं, साइंस है। बहुत ही आसान है ना, वही बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं जा सकते? हाँ बिल्कुल जा सकते, बिल्कुल जा सकते हैं। टाइटन एक्चुअली क्या कहते हैं, सैटर्न का एक हाँ सैटर्न का मून है, ठीक है बेटा। ये जो नहीं, लाइट की जो स्पीड है ना, वो सबसे अधिक स्पीड मानी जाती है उसकी। ये रेडियो वेव्स भी उसी तरह की स्पीड की है, समझ रहे हैं ना? अब देखिएगा, मैं बोलूं आप बोलेंगे, सुनिए। तो लाइट की एक खासियत होती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को अपने अंदर रखती है, विद्युत चुंबकीय तरंगों को रखती है, जिसके लिए इसको किसी दूसरे मीडियम की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट वेव इज वेरी स्मॉल, द स्पीड ऑफ लाइट वेव्स इज वेरी हाई। देखिएगा, द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट, जो प्रकाश या लाइट हमें दिखती है, उसकी वेवलेंथ बहुत ही कम होती है। अब वेवलेंथ क्या होता है? तरंग दैर्घ्य मैंने आपको बता दिया था, याद होगा। और जो स्पीड ऑफ लाइट वेव्स, और लाइट वेव्स की जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा होती है, समझ रहे? वैक्यूम में, मतलब कि जहां कोई भी मीडियम नहीं है, उस वैक्यूम में भी लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अकॉर्डिंग टू पार्टिकल थ्योरी, light is composed of particles which travel in a straight line at very high speed. अगर पार्टिकल थ्योरी की बात करें तो लाइट के अंदर फोटोन नाम का एक पार्टिकल होता है, बंडल, एनर्जी बंडल, पैकेट। ठीक है, ये जो लाइट होती है ना, इसकी जो एनर्जी थी पैकेट्स में होती है। जो लाइट रे आती है हम तक पूरी, वो फोटोन नाम के छोटे छोटे पैकेट्स में आते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में ना। अगर पार्टिकल की बात करें, पार्टिकल थ्योरी की, तो वो फोटोन्स क्या होता है, एक दूसरे को एनर्जी ट्रांसफर करते जाती है, और ये बहुत तेजी में होता है।
एक पार्टिकल दूसरे को, दूसरा तीसरे को, आगे इस तरह से चैन बनते चला जाता है। सर यहाँ पे भी होता है। हाँ बिल्कुल, कोई भी लाइट ऐसे ही आती है। सॉरी पी होगा, मैंने PHOT। देखिएगा, light is composed of particle which travel in straight line at very high speed. The elementary particle that defines light is the photon. और ये जो पार्टिकल है जो लाइट के वेव में होता है, उस पार्टिकल को फोटोन कहते हैं। ठीक है। सम ऑफ द देखिएगा, लाइट हैज अ ड्यूल नेचर। प्रकाश का दो तरफा स्वभाव होता है। लाइट हैज अ ड्यूल नेचर। लाइट एग्जिबिट द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ वेव्स एंड पार्टिकल। लाइट वेव में भी होता है और उसके अंदर पार्टिकल्स भी होते हैं, मतलब तरंगों में भी होता है और उसके अंदर छोटे छोटे अणु भी होते हैं, कण भी होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। इन सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। द मॉडर्न थ्योरी ऑफ लाइट कॉल्ड क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। क्वांटम फिजिक्स 12th में पढ़ना पड़ेगा आप लोग को। क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट कंबाइंस बोथ द वेव एंड पार्टिकल मॉडल्स ऑफ लाइट। क्वांटम थ्योरी जो मॉडर्न फिजिक्स हम लोग पढ़ते हैं, उसमें लाइट में हम मान के चलते हैं कि लाइट में वेव भी होता है और लाइट में पार्टिकल्स भी। समझ में आ रहा बात आप लोग को? बेटे प्रोपोगेशन स्ट्रेट लाइन में होता है, वेव्स तो ऐसे ही आती है ना। और वेव्स मतलब बेटे नदी की तरह ऐसे नहीं जा रही है, वो इतना रास्ता तो सीधा ही है उसका। मेरी बात सुनिए, वेव कैसा होता है? वर्टिकल होगा ना, इस तरह होगा। समझ रहे बात? यहां तक तो समझ में आएगा लाइट के बारे में अच्छी तरह। आगे देखते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जो ये चैप्टर का हमारा टॉपिक भी, मैंने ये हेडिंग है, पहले इस हेडिंग को तो समझ ले। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, परावर्तन। The process of sending back the light rays which fall on the surface of an object is called reflection of light. किसी सरफेस पे लाइट या सतह पे प्रकाश या लाइट के पड़ के, ठीक है, टकरा के लौटने को या फांसी की सजा हो जानी चाहिए। और कोई जरूरत नहीं हॉर्न बजाने का, मैं विश्वास करिए आप। ठीक है, टकरा के लौट जाने को प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट करते हैं। कल मेरे को एग्रीकल्चर का पूरा नोट्स चाहिए, अगर नहीं मिला ना तो जीने नहीं देंगे आप लोग को। और है रात को है ना, रात तो 12 बजे तक की होती है ना, 11:59 तक। सुबह 4 बजे तक पढ़ो ना, कभी पढ़े नहीं हो जीवन में आज तक? पढ़ो आज और एक दिन और। 10वीं क्लास में हो यार, हैं? मूंगफली वाली क्लास है क्या? च्यवनप्राश, च्यवनप्राश बेटे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मैं कह रहा हूँ अच्छा होता है। अब देखिएगा, the object having polished shining surface reflect more light than object having unpolished dull surface. कांच या मिरर वो लाइट को पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि कांच से ज्यादा चिकनी सतह किसी चीज में नहीं। कुछ भी बना लो, उससे ज्यादा आप पॉलिश चीज कुछ नहीं बना सकते। ठीक है, तो जो चीज पॉलिश है मतलब बिल्कुल चिकनी सतह है, जो सतह या सरफेस जितनी ज्यादा पॉलिश्ड या चिकनी होगी वो उतना ही ज्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करेगी। ओके, पहली बात। और जो सरफेस जितना डल मतलब कि रफ है, रुखड़ा है, उबड़ खाबड़ है, वो उतना ही ज्यादा लाइट को कम रिफ्लेक्ट करेगा, एब्जॉर्ब भी करेगा और डाइवर्ट भी करेगा। रिफ्लेक्ट ना करके डाइवर्ट कर देगा। आप एक रफ सरफेस हो, हम लोग आप एक रफ सरफेस है जो कि हम लोग एब्जॉर्ब, हमने जो कलर के या हमारे स्किन भी है, हम भी जिस कलर के हैं
शर्ट कपड़े जो पहन रखे हैं, कुछ लाइट को एब्जॉर्ब भी करती है। लाइट कलर के कपड़े पहनोगे तो ज्यादा चमकीले लगोगे। हाँ, डाइवर्ट करेंगे। रिफ्लेक्ट भी होगा, रिफ्लेक्ट भी होगा। मेरे कहने का मतलब कोई चीज जितनी ज्यादा पॉलिश्ड है उतना ही ज्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। हम पर पड़ेगा तो हम एब्जॉर्ब भी करेंगे, कुछ एब्जॉर्ब करेंगे, कुछ रिफ्लेक्ट, और जितना चिकना सतह होगा उतना ही ज्यादा रिफ्लेक्ट करेंगे। दैट्स इट, सिंपल सी बात है। जो ज्यादा पॉलिश होगा ज्यादा रिफ्लेक्ट, जो कम पॉलिश है कम रिफ्लेक्ट। और जो मिरर होता है या जो ग्लास होता है वो सबसे ज्यादा पॉलिश सरफेस होता है, उससे ज्यादा पॉलिश सरफेस कुछ बनाया ही नहीं जा सकता। देखिए अ रे ऑफ लाइट, प्रकाश की जो एक किरण होती है, समझ रहे ना? अ रे ऑफ लाइट इज द स्ट्रेट लाइन अलोंग विच लाइट ट्रेवल। एक स्ट्रेट लाइन में होती है जिसमें लाइट ट्रेवल करता है। अ बंडल ऑफ लाइट इज कॉल्ड अ बीम ऑफ। अ बंडल ऑफ लाइट, सूरज से, सन से जब लाइट आती है तो चारों दिशाओं में फैलती है। आपको बीम ऑफ लाइट कब दिखती है? जब वो सन की लाइट को आप किसी क्या कहते हैं होल के थ्रू पास करें, जैसे मान लो वेंटिलेटर है या जो रोशनदान होता है उससे अगर जब आती है घर के अंदर। हाँ, कभी भी, किसने कहा? एनी टाइम। दोपहर में भी बेटा अगर अंधेरा कमरा है और बाहर वहां सूरज की रोशनी ऐसे एंगल पे आ रही कि बिल्कुल उस सुराख से आ रही हो तो बीम दिखेगी। तो प्रकाश की एक पुंज या बीम ऑफ लाइट बंडल्स में होती है, पैकेट ऑफ बंडल्स, बंडल ऑफ द लाइट रेज। लाइट रेज, बहुत सारी लाइट रेज पतली पतली होंगी, उनका एक जो बंडल बन जाएगा, गट्ठर बन जाएगा, उसी को बीम ऑफ लाइट। ऐसा क्यों होता है? जैसे घर में जाली लगी हुई है, ऊपर ये दिन में तो हमें कुछ नहीं दिखेगा, अंदर का बाहर, अंदर से बाहर दिख सकते हैं, और रात के टाइम सिर्फ दिखेगा। हाँ, अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि रात के समय में बेटा अंदर जो आपका, मैं सुन लीजिए, अंदर कमरे में लाइट ज्यादा रहेगा लेकिन बाहर जो होता है ना लाइट कम रहेगा, और दिन में बाहर ज्यादा लाइट रहता है और अंदर कम रहता है। इसलिए लाइट के है ना डिफरेंस के कारण ही ऐसा होता है। जैसे मेरे भी घर में खिड़की में लाइट जाली लग रखी है, तो दिन में है ना अगर हम लोग पर्दे हटा भी दें तो बाहर से कुछ नहीं दिखता, ठीक है ना। और वैसे भी इतना पॉल्यूशन है कि जाली साफ कहाँ रहती है, तो पूरे कुछ ना कुछ लगी ही रहती है, डस्ट उसमें लगा रहता है जाली, ठीक है। लेकिन रात को क्या होता है, बाहर बिल्कुल अंधेरा होता है ना। और हम लोग कभी भी, आपको पता है कि बाहर जो भी करेंगे ज्यादा पावर की बल्ब नहीं लगाते, घर में कमरे में ज्यादा लाइटिंग करते, इसलिए। कॉल कर दिया ना बेटे भाई ने? भाई में जन्म लिया है तो इतना तो मेहनत करेगा ही ना, ध्रुव तारा। देखिएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन सरफेस और प्लेन मिरर। प्लेन मिरर मतलब आपका आईना, समझते हैं? जिस वॉश बेसिन के सामने लगाए है, जहां आप लोग अपने थोबड़े में देखते हैं जो भी फेस है ना, वो होता है प्लेन मिरर। अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, अब जैसा कि अगर मैं आपसे पूछूं, ये जो कांच है जो गेट लग रखा है, इसमें आपको फेस नहीं दिखता, लेकिन घर के मिरर में क्यों दिखता है? उसको बता। अरे रुको ना, मैंने पूछा तुमसे, और कौन बताएगा? अब सूरज हुआ, इसमें भी तो कांच लगा हुआ है, उसमें भी कांच ही है। वाले मिरर में पीछे से वो पेंट होता है, तो रहता है, उससे क्या फायदा होता है? है? हाँ, बस लाइट तभी लौटेगी ना जब टकराएगी, और टकरा के उसको बाहर निकलने नहीं दिया जाएगा, तो उसके पीछे पेंट कर दिया जाता है।
और उसके बाद गत्ता लगा दिया जाता है। देखिए मैम बता रहे हैं, गत्ता लगाने के बाद भी है ना पेंट जरूर किया रहता है। पता है क्यों? क्योंकि हो सकता है कि गत्ता लगाए तो साइड से कहीं दाएं बाएं हो जाए ना, तो लाइट आ जाए तो अच्छे से नहीं दिखेगा, गत्ता दिखेगा, है ना। तो पेंट, हाँ बिल्कुल सही, फिर गत्ता दिखेगा, फेस नहीं दिखेगा। और पेंट कर देने के बाद पता है क्या है, बिल्कुल एकदम उस सरफेस पे वो एकदम ब्लॉकेज हो गया, अब वो लाइट की रे जा ही नहीं सकते। आप है ना पापा जो सेविंग करते हैं ना, वो आईना तोड़ के देखो, हमने तोड़ दिया था घर का, प्रैक्टिकल, उसके बाद हम टूटे, डंडे नहीं मुक्के भारी वाले, देखिएगा। देखिए 2-3 बात समझ लीजिएगा। अरे मुंह बंद करिए प्लीज। मैं आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बताता हूं। अभी 8 क्लास को ये लॉ इंट्रोड्यूस हो गया तो बता दिया था मैंने। पहला लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्ट, वहां देखिएगा, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। प्लेन मिरर एक सरफेस दिख रही है, एक ही सरफेस पे टिकी होगी, ठीक है। इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल, तीनों के तीनों समझ में आ रहा है? सेम सरफेस, पहली चीज। दूसरी, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर ही होगा। आपतन कोण परावर्तन कोण के बिल्कुल बराबर होगा, ना तो थोड़ा ज्यादा ना तो थोड़ा कम, ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। बनेगा तो बताएंगे, तो बना रहे हैं तीसरा। देखिएगा, what happen when a ray of light falls normally on the surface of a mirror। एक कंडीशन तीसरी भी होगी, और वो तीसरी क्या होगी कि अगर सोर्स ऑफ लाइट इस नॉर्मल पे भी हो, मतलब सन यहां था, हमने सन को यहां कर दिया, तो सीधी लाइट एकदम 90 डिग्री का एंगल बनाएगी इस सरफेस पे, तो फिर 0 डिग्री का एंगल बना। तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब आपतन कोण अगर 0 डिग्री का बनेगा, तो परावर्तन कोण या रिफ्लेक्टेड एंगल भी, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 डिग्री का ही बनेगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है आपको? इज इट क्लियर? ओके। देखिए, the law of reflection, the law of reflection of light applied to all kind of mirror। याद रखिएगा, हम बात केवल प्लेन मिरर की कर रहे हैं, ना तो कनकेव की, कन्वेक्स। क्लियर है? अवतल और उत्तल दर्पण की बात नहीं कर रहे, हम क्या कहते हैं, प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं। मतलब कि समानांतर दर्पण, क्या कहते हैं प्लेन मिरर को, क्या कहते हैं? अरे उत्तल, अवतल और एक समतल दर्पण। जबड़ा तोड़ हिंदी भैया, मैं भूल जाता हूँ। इंग्लिश में करना कुछ मुश्किल नहीं है, लेकिन हिंदी में याद रह जाए ना तो चमत्कार हो जाएगा। और जानते हो, इंटेलेक्चुअल पर्सन उस आदमी को कहते हैं जिनका कम से कम मिनिमम 2 लैंग्वेजेस पे तो कमांड होना ही चाहिए। कम से कम 2 लैंग्वेजेस पे, मतलब वो हरियाणवी पे नहीं, वो तो हमारी घर की भाषा है ना, वो तो हमारी मातृभाषा, जैसे कि वो रीजनल लैंग्वेज है ना, लोकल लैंग्वेज है। हम लोग की भोजपुरी, आपकी हरियाणवी है, किसी की तमिल, तेलुगु, तो लोकल लैंग्वेज है।
आज इसको यहीं पे रहने देते हैं, अब आगे कल कराएंगे, ठीक है? कल इतना टाइम ले, पूरे कल 1 घंटा मिलेगा जैसे।